न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में कैदियों की भीड़ कम करने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने स्वतः संज्ञान मामले में निम्न दिशा निर्देश दिए। अरनेश कुमार जजमेंट का उल्लंघन करके कोई गिरफ्तारी न हो। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अधिकरण अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में 2014 के फैसले में निर्धारित दिशा निर्देशों का उल्लंघन करके गिरफ्तारी न करे। उक्त फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन मामलों में गिरफ्तारी अपवाद होनी चाहिए जिनमें मामले 7 साल से कम सजा है। कोरोना वायरस के व्यापक प्रसार के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार के फैसले को दोहराने की जरूरत महसूस की ताकि गिरफ्तारियों को सीमित किया जा सके। पीठ ने कहा, मौलिक अधिकारों का प्रहरी होने के नाते ये कोर्ट महामारी के दरमियान अधिकरणों को नियंत्रित और सीमित करेगी कि अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य में निर्धारित दिशा निर्देशों का उल्लंघन करके अभियुक्तों को गिरफ्तार न किया जाए। पिछले साल गठित उच्चाधिकार प्राप्त समितियां HPCS निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अनुपालन के साथ कैदियों की यथाशीघ्र रिहाई पर विचार करे। राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समितियां पिछले वर्ष अनुपालित दिशा निर्देशों जैसे NALSA द्वारा निर्धारित SOP को अपनाकर कैदियों की रिहाई पर विचार करेगी। जिन राज्यों ने पिछले साल उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन नहीं किया है, उन्हें तुरंत ऐसा करने के लिए निर्देशित किया गया है। पुलिस आयोग दिल्ली भी उच्चाधिकार समिति दिल्ली के सदस्य होंगे। उच्चाधिकार प्राप्त समिति को ताजा रिहाई पर विचार करने के अलावा उन सभी कैदियों को रिहा करने पर विचार करना चाहिए जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के 23 मार्च 2020 के आदेश के अनुसार उचित शर्तों को लागू करके रिहा किया गया था। न्यायालय ने ये निर्देश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर कॉलिन गोंसाल्विस द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार करते हुए पारित किया। इस संबंध में न्यायालय ने नोट किया कि पिछले वर्ष HPC द्वारा रिहा किए गए 90% से अधिक कैदी वापस लौट आए हैं। न्यूनतम 90 दिन की पैरोल। उन सभी कैदियों को जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेशों के अनुसार पैरोल दी जा चुकी है, उन्हें फिर से 90 दिनों की अवधि के लिए पैरोल दी जानी चाहिए ताकि महामारी पर काबू पा जा सके। HPC के निर्णय और जेल ऑक्यूपेंसी को वेबसाइट पर अपडेट किया जाए। पीठ ने कहा, महामारी के खिलाफ लड़ाई में पारदर्शी प्रशासन से बहुत फायदा होता है। इस संबंध में हमारा ध्यान दिल्ली के उदाहरण की ओर दिलाया गया था जिसमें जेल ऑक्यूपेंसी को वेबसाइट पर अपडेट किया जाता है। ऐसे उपायों पर अन्य राज्यों को विचार करना आवश्यक है। जेलों पर बोझ बढ़ा। न्यायालय ने ये देखते हुए कि देश के कई जेलों पर बोझ बहुत ही ज्यादा है और वे उनमें अधिकतम क्षमता से अधिक कैदी है, कई निर्देश पारित किए। पीठ ने कहा, हम देख सकते हैं कि जेलों में भीड़ कम करने की आवश्यकता दोनों जेल के कैदियों और काम करने वाले पुलिस कर्मियों के जीवन के अधिकार और स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यूपी सरकार से कहा कि वो राज्य में कोविड-19 वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उसके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताए ताकि 3-4 महीने के भीतर सभी को कोविड-19 वैक्सीन दी जा सके। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की एक डिवीजन बेंच ने कहा, हमें याद रखना चाहिए कि कोविड-19 वायरस के संदर्भ में जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं हो जाती, कोई भी सुरक्षित नहीं है। एक महत्वपूर्ण कदम में पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यकारी निकाय द्वारा पारित एक प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। प्रस्ताव में चीफ जस्टिस रविशंकर झा के स्थानांतरण की मांग की गई थी, ये कहते हुए कि अप्रत्याशित और अनिश्चित स्थिति से बाहर काउंसिल को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर कर दिया है। काउंसिल ने HCBA के संकल्प को पूर्णतया अनुचित और अनावश्यक कहा है। किसी भी अन्य मुद्दे सहित उल्लेख का मुद्दा 3 सप्ताह तक इंतजार कर सकता है और इसे उपयुक्त समय पर उठाया जा सकता है। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के चेयरमैन की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया है,
अब स्थिति कानूनी बिरादरी के सभी हितधारकों के जीवन को बचाने के लिए हाथ मिलाने की है। ये किसी भी आंदोलन के लिए सही समय नहीं है। अब ये अधिवक्ताओं की आजीविका की बात नहीं है, बल्कि ये अधिवक्ताओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य की बात है। ये अधिवक्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों की जान बचाने का समय है। इसके अलावा ये रेखांकित करते हुए बार काउंसिल SCBA का समर्थन करता रहा है और कानूनी बिरादरी के कल्याण के लिए हमेशा प्रयासरत रहा है। काउंसिल ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि SCBA की कार्यकारी ने 7 मई को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें माननीय चीफ जस्टिस पंजाब और हरियाणा को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी और मामलों के उल्लेख को रोकने की मांग पर उनके न्याय का बहिष्कार करने की मांग की गई। अभिनेत्री कंगना रनौत का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखकर जानकारी दी है। इसके साथ उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। पोस्ट लिखकर दी जानकारी। कंगना ने अपनी एक तस्वीर साझा की जिसमें वो ध्यान की मुद्रा में है। उन्होंने लिखा, पिछले कुछ दिनों से मैं थकान और कमजोरी महसूस कर रही थी और मेरी आंखों में हल्की जलन हो रही थी। हिमाचल जाने की उम्मीद में कल मैंने अपना टेस्ट कराया था और आज इसका रिजल्ट आया है। मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। मैंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये वायरस मेरे शरीर में है। अब मुझे पता है, मैं इसे खत्म कर दूंगी। उड़ीसा हाईकोर्ट ने गुरुवार को बुजुर्गों, विकलांगों और अन्य लोगों जो वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं जा सकते, उन्हें घर पर वैक्सीन दिए जाने को लेकर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 30 अप्रैल को दिए अपने एक फैसले के संदर्भ में याचिका को 12 मई को अगली सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया। सोहन मिश्रा और 2 अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका में ऐसे लोगों को घर पर वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर S मुरलीधर और न्यायमूर्ति BP राउतराय की खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल के अपने आदेश में केंद्र सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों और समाज के सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को वैक्सीन दिए जाने के कदमों पर विशेष प्रतिक्रिया मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सरकार मोबाइल वैन, वाहनों और रेलवे का इस्तेमाल करने की संभावना के साथ साथ दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के वैक्सीनेशन के लिए उनके दरवाजे पर कोरोना वैक्सीन पहुंचने के लिए कहा, ताकि संभावित संक्रमण को कम किया जा सके। राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कोविड-19 वैक्सीन के संबंध में एक राष्ट्र एक दाम नीति को लागू करने की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर की एक खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 24 मई को तय की है। याचिका अधिवक्ता मनीष भुवाल ने ये कहते हुए दायर की है कि केंद्र, राज्यों और निजी अस्पतालों द्वारा वैक्सीन की खरीद में मूल्य भिन्नता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की गारंटी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान विभिन्न अस्पतालों में हो रही ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा बनाई गई इस नेशनल टास्क फोर्स का काम पूरे देश में ऑक्सीजन का मूल्यांकन करने, जरूरत देखना और उसका आवंटन करना होगा। टास्क फोर्स में देश भर के नामी निरामी अस्पतालों के प्रमुख डॉक्टरों को शामिल किया गया है। कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक दवाओं, मैन पावर और चिकित्सा देखभाल के मुद्दों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया भी प्रदान करेगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणी को चुनौती देने वाली निर्वाचन आयोग की याचिका को खारिज करते हुए निर्णय में कहा कि जब तक कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग अस्तित्व में नहीं आ जाती, तब तक मौखिक कार्यवाही के रिकॉर्ड की अनुपस्थिति न्यायिक व्यवस्था को सताती रहेगी। कोर्ट ने कहा कि स्वप्निल त्रिपाठी बनाम सर्वोच्च न्यायालय 2018 10 FCC 639 मामले के फैसले के 3 साल बीत गए हैं। इसमें न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के महत्व पर प्रकाश डाला गया था। न्यायमूर्ति MR शाह की पीठ ने यह भी कहा कि अदालतों के समक्ष मामले विधायिका और कार्यपालिका की गतिविधियों के बारे में
और शिक्षा के उद्देश्य से सार्वजनिक जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है। कोर्ट ने कहा कि अदालत नागरिकों को ये जानने के लिए एक मंच बन जाती है कि कानून का व्यावहारिक अनुप्रयोग उनके अधिकारों पर कैसे प्रभाव डालता है। कोर्ट ने आगे कहा कि दुनिया भर की कई अदालतें जैसे यूएस सुप्रीम कोर्ट, यूके सुप्रीम कोर्ट, यूके की अपील की अदालत और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय लाइव स्ट्रीमिंग या अन्य उपयुक्त ओपन एक्सेस पद्धति के माध्यम से कार्यवाही को सार्वजनिक रूप से लोगों को दिखाते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने भी हाल ही में न्याय के वितरण में जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।